नहीं नहीं ठीक होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो सुनीत भाई, गुड आफ्टरनून संजीव। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। क्या वीडियो सही चल रही है? गुड आफ्टरनून प्रीति। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं भाई। स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। गुड आफ्टरनून ममता। ओके संजीव भाई। गुड आफ्टरनून विनीत चुग जी, गुड आफ्टरनून। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ा था, काफी दिन हो गए, पता नहीं याद होगा भी या नहीं होगा। कुछ याद है लास्ट टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे? आपने रिवाइज करके आए हो जो मैंने पढ़ाया था आपको? देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो मेटल बॉन्ड निकालने के बाद में जो अगला पार्ट स्टार्ट किया था वो था कि कैसे किसी भी क्लस्टर का शेप कैसे निकालते हैं, वो हम लोगों ने निकालना स्टार्ट किया था। हाँ जी, गुड आफ्टरनून साहू जी। ठीक ना? तो उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि कैसे अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है बोरेन का, उसकी बात की थी। कैसे फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वर्टेक्स से बेसिस पे उसका शेप निकालना सीखा था। वो सारी कहानियां हम लोगों ने स्टार्ट की थी। उसमें मैंने बोला था, मैंने जब उसका डिफाइन करना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ मेटलाइंस हैं वो 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए। उन्हीं केसेस में आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटर का शेप डिफाइन कर पाएंगे। अगर उससे कम होंगे तो उन केसेस में जर्नली हम लोग डायरेक्ट मेटल बॉन्ड निकाल के डायरेक्ट उसका ट्राइगोनल होगी, डाई न्यूक्लियर होगा, कैसा होगा वो हम लोग डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब नंबर ऑफ मेटल आयंस 4 या 4 से ज्यादा होते हैं तो उन केसेस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगना बंद हो जाता है और उसके बेसिस पे शेप को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फ्रेमवर्क को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसका शेप कैसा रहा होगा। तो उसके बेसिस पे शेप को डिफाइन किया था। पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने वेड की बात करना स्टार्ट किया था। वेड में हम लोगों ने क्या बोला था कि उसकी अगर जर्नल समरी की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर रहे थे। सबसे पहले भी मैंने ये बात की थी कि एक मेटल दूसरी मेटल के साथ कब बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह के लिए जाएगी, कब वो एक पॉलीहेड्रा को जनरेट करेगा। उसके लिए हम लोगों ने बोला था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होने चाहिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तो CH4 टाइप के स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जनरेट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल से, तो उन केसेस में कुछ लोन पेयर आ जाएंगे, अमोनिया टाइप की स्पीसीज होंगी, वो भी स्टेबल होंगी। लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है उन केसेस में क्या होगा कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेंगे और उस टाइम पे वो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्रेमवर्क को क्या करने लग जाते हैं, बनाने लग जाते हैं, मतलब दूसरे के साथ अपने आप को शेयर करने लग जाते हैं। ठीक है,
इस शेयरिंग की वजह से हम लोगों ने सबसे पहला जो सीखा था वो बीएच को हम लोगों ने लिया था। बीएच में हम लोगों ने क्या क्या बोला था कि बोरोन और हाइड्रोजन के पास, दोनों के पास अगर मिला दिए जाएं तो 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, लेकिन दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल थे वो 3 बोरोन के पास थे, एक हाइड्रोजन के पास था 5 थे। जब मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की थी तो उस फीलिंग में मैंने क्या पाया था, उस फीलिंग में मैंने पाया था कि मेरे पास में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे और 2 मेरे पास में पी ऑर्बिटल्स थे जो नॉन हाइब्रिड फॉर्म में थे। जो पी ऑर्बिटल थे उनको हम लोग क्या बोलते, टेंजेंशियल ऑर्बिटल बोलते थे, और जो हाइब्रिड में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली थी और एक जो बचा था वो लोन पेयर दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में बचा था। ठीक है, मतलब दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक पी में था, मोस्ट स्टेबल फॉर्म हम लोगों ने ली थी। तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोगों ने रेडियल ऑर्बिटल बोला था। जब मैंने इस प्रोसेस को जब आगे बढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था कि एक बीएच यूनिट दूसरी बीएच यूनिट के साथ, तीसरी के साथ ऐसे कंबाइन करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देती है। जब वो कॉम्बिनेशन के लिए जाती है तो जितने अपने पास में टेंजेंशियल ऑर्बिटल होते हैं, देखो एक बीएच यूनिट के पास में 2 टेंजेंशियल ऑर्बिटल हैं, 2 प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें से आधे जो होते हैं वो बॉन्डिंग बन जाते हैं और आधे क्या बन जाते थे, एबीएमओ बन जाते थे, एंटी बॉन्डिंग बन जाते थे। लेकिन जो आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल था, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में हम लोगों ने बोला था कि जब वो मिक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं, जब वो मिक्स होते हैं तो उनमें से एक ही बीएमओ जनरेट होता है, क्योंकि सारे के जब सबका फेज एक जैसा होगा, वो सेंटर के ऊपर क्या कर रहे थे, मीट कर रहे थे कुछ इस टाइप से, वो सेंटर के ऊपर ज्वाइन हो रहे थे कुछ इस टाइप से। तो जब सबका शेप कैसा होगा, सेम होगा, मतलब सॉरी, जब सबका फेज सेम होगा उन केसेस में ही क्या बनेगा, बीएमओ जनरेट हो रहा था। अगर फेज सेम नहीं होंगे तो वहां पे क्या तो उनकी एनर्जी क्या होगी, अपने पास में नॉन बॉन्डिंग के आसपास होगी, या फिर उनकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग वाली होंगी। तो उन इंटरेक्शंस की वजह से कैसे बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, हायर एनर्जी के। इसलिए जब मैंने टोटल बीएमओ की बात की थी तो मैंने बोला था जितनी भी आपके पास में बीएच यूनिट हो, उन बीएच यूनिट के अंदर एक ऐड कर देना, उतने ही बीएमओ होंगे। अगर मान लो कि आपके पास में B6H6 था तो उसमें से एक रेडियल के साथ एक रेडियल एक रेडियल से तो एक ही आएगा, मतलब एक ही अपने पास में बीएमओ जनरेट होगा। इसके अलावा टेंजेंशियल जितने आएंगे उन टेंजेंशियल का हाफ बीएमओ होंगे और हाफ कैसे होंगे, एबीएमओ होंगे। अगर मेरे पास में B6H6 आया था तो n+1, n क्या था मेरे पास में, नंबर ऑफ बोरॉन, तो 6 + 1 7 क्या हो जाएंगे मेरे पास में, बीएमओ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे n+1 बीएमओ अपने पास में आए थे, और जो n+1 बीएमओ होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकते हैं, उसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल कितने आ सकते हैं, अपने पास में 2n+2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जिस भी फ्रेमवर्क में 2n+2 वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लोजो स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब जिसमें सारी की सारी वर्टेक्सेस ऑक्यूपाई होंगी और उसके पास अगर 2n+2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे फ्रेमवर्क वाले कॉम्प्लेक्स को क्लोजो बोल दिया था। इसको हम लोगों ने वर्टेक्सेस से डिफाइन किया था, वर्टेक्स = हाफ x + y + z - 1 से। वहां से वर्टेक्स जो थी अगर वो बोरोन के इक्वल आ जाती है, किसके, वर्टेक्स और उस बोरोन के इक्वल आ जाती है, या तो क्लोजो होगा या 1 होगा 2 होगा, वो उसके बेसिस पे हम लोगों ने नीडो एरेकनो वगैरह डिफाइन कर लिया था। ठीक है, जब इससे आगे शायद इतना ही मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या इतना ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हम लोगों ने डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चन भी देख लिए थे कि अगर इन सब तरीकों से अगर शेप डिफाइन नहीं करना है तो आपके पास में एक शॉर्ट ट्रिक होती है, BnHn बनाना, उसके ऊपर जितना चार्ज हो, चार्ज के बेसिस पे आप शेप डिफाइन कर लेना, और बोरेन्स का शेप हम लोगों ने शायद डिफाइन कर लिया था। क्या मैंने इतनी ही बातें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, मैं उससे आगे बढ़ूंगा। आगे बोल दे, कमेंट कर दे, हम लोग आगे बढ़ लेंगे। ओके, ठीक है प्रीति जी, आइए आगे स्टार्ट करते हैं कुछ रोमांचक कहानियां जो आपको सीखनी जरूरी है। देखना,
यही जो सेम जो हम लोगों ने वेड जो देखा है अभी तक, जो वेड हम लोगों ने पढ़ा है, इसी जो वेड रूल से हम लोगों ने बोरेन का शेप डिफाइन किया था, उसी वेड रूल को हम लोग कार्बोनिल की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल के क्लस्टर्स होते हैं उनमें भी क्या लगता है अपना वेड के हिसाब से ही हम लोग शेप डिफाइन कर सकते हैं। तो जरा बोर्ड पे देखना, इसी हाइपोथेसिस को आगे लगाते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास में एक फ्रेमवर्क है RuCO3। अगर मैं RuCO3 की बात करता हूं तो मेरे को एक बात बताना कि इसके पास में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो अगर मेरे पास में रुथीनियम है तो इसके अंदर एक अपने पास s ऑर्बिटल होगा, एक क्या होगा इसके पास px होगा, py होगा और pz होगा, 3 ऑर्बिटल्स p वाले होंगे। ऐसे ही ये डी ब्लॉक का मेटल है तो आउटर मोस्ट सेल में dz² होगा, dx² माइनस y² होगा, dxy होगा, dyz होगा और dzx होगा। अपने पास में क्या होंगे, इसके पास टोटल 9 ऑर्बिटल्स रहे होंगे। लेकिन जब मैं रुथीनियम को देखता हूं तो रुथीनियम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है। देखना इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल कितने 9। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, डेफिशिएंसी। अगर इसके अंदर डेफिशिएंसी है तो किसके लिए जाएगा, किसी दूसरी मेटल के साथ शेयर करने के लिए जाएगा। तो इसलिए ये वाली जो यूनिट होती है वो कंपेरेबल होती है, बोरेन्स की जो ये वाली यूनिट होती है वो कंपेरेबल होती है किसके, BH यूनिट के। किससे कंपेयर कर लेते हैं इसको, BH यूनिट से। कैसे बोलते हैं जरा बोर्ड पे देखना। BH में अपने पास में क्या था, कुछ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रखी थी। एक अपने पास में कैसा था, रेडियल ऑर्बिटल था, और एक मेरे पास में px था और दूसरा मेरे पास में py था। यही स्ट्रक्चर था। इसमें से हम लोगों ने क्या दिखा दिया था कि जी ये जो होती है वो मोर स्टेबल फॉर्म में दिखाना है तो कुछ इस टाइप से दिखा दिया था। सिमिलरली जो रुथीनियम है, रुथीनियम के पास में टोटल कितने ऑर्बिटल्स थे, कितने ऑर्बिटल्स थे, 9 ऑर्बिटल्स थे। उन 9 ऑर्बिटल में से रुथीनियम ने क्या किया, 3 ऑर्बिटल तो CO के साथ शेयर कर लिए, कुछ इस टाइप से 3 ऑर्बिटल्स उसने CO के साथ शेयर कर दिए। अब देखो ये CO कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बोलो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से कहने का मतलब है कि अपने पास में क्या करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग, मतलब वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा। अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो इसके पास में ऐसे 3 ऑर्बिटल होने चाहिए जिसके पास में क्या हो, लोन पेयर, ताकि उनके साथ में क्या कर पाए, बैक बॉन्डिंग कर पाए। तो देखो ओवरऑल अगर मैं टोटल 9 ऑर्बिटल में से अगर देखता हूं तो इसने 6 ऑर्बिटल्स जो थे वो आउटर मोस्ट बॉन्डिंग में क्या कर लिए, यूज कर लिए। अगर आउटर मोस्ट बॉन्डिंग में यूज कर लिए तो यहां पे अपने पास में कितने ऑर्बिटल बचे, देखो टोटल 9 थे। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करने के बाद में इसके पास में 3 ऑर्बिटल्स बचे होंगे। उन 3 ऑर्बिटल्स का जो शेप लिया जाता है वो कुछ इस टाइप से लिया जाता है। एक तो रेडियल ले लिया जाता है और 2 बचे वे कैसे ले लिए जाते हैं, टेंजेंशियल। मतलब इस BH के कंपेरेबल हो जाएगा कौन, रुथीनियम का जो ट्राई कार्बोनिल वाला अपने पास में एक फ्रेगमेंट है। ये वाली फ्रेगमेंट जैसी ये रिएक्शन दिखा रहा था वैसी ही ये वाली फ्रेगमेंट क्या दिखाएगी, रिएक्शंस दिखाएगी। अब देखना अगर ये कंबाइन होने जाएगा तो ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने स्टार्ट कर देगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो देखो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनाया था हम लोगों ने, अगर इसकी 6 यूनिट कंबाइन होती है तो इसका B6H6 बनाया था। बोलो यार, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन और खाके B6H6 2 नेगेटिव में लेके गए थे। हम लोगों ने बोला था कि इसके पास में N+1 BMO होंगे, मतलब 6+1 7 BMO होंगे। 7 BMO यहां पे होंगे, लेकिन यहां पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यूनिट 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है तो 6 यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएंगी, 12 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगी। इसका मतलब एक BMO वैकेंट होगा। उस वैकेंट BMO को फिल करने के लिए हम लोगों ने 2 नेगेटिव्स को दे दिया है। और इस केस में सारे के सारे BMO, ऑल BMO जो है वो कैसे हो रखे हैं, ऑक्यूपाइड है। अगर सारे के सारे ऑक्यूपाइड होंगे तो ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी ऊपर वाले से। ऐसे ये क्या करता है, ये भी इसकी भी 6 यूनिट कंबाइन होती हैं, और जब इसकी 6 यूनिट कंबाइन होंगी तो क्या बनाएगा, Ru6CO16 बना लेगा। लेकिन इसकी ये वाली फॉर्म थोड़ी सी अनस्टेबल होगी क्योंकि इसका एक BMO वैकेंट रह जाएगा। अगर एक वैकेंट रह जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन खा के Ru6CO16 क्या बना लेगा, 2 नेगेटिव, जिसमें
इसका शेप कैसा होगा, क्लोजो होगा, क्योंकि ये क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा किसके साथ, इसके साथ आइसोलोबल हो जाएगा, वो आगे बात करेंगे। मतलब ये जैसे यूनिट बनी है वैसे यूनिट ये वाली भी होगी, तो हम लोग इन दोनों का शेप क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्लोजो होगा और ये भी कैसा होगा, क्लोजो होगा। मतलब उसने बोरेन की जो हाइपोथेसिस थी वो हाइपोथेसिस किसमें एक्सटेंड कर दी, कार्बोनिल के केस में उसने एक्सटेंड कर दी थी। ठीक है, इसी एक्सटेंशन से उसने क्या दिया, शेप निकालना सीखा। शेप निकालने के लिए उसने क्या कर दिया, इन सारी कंडीशंस को लेते हुए जर्नलाइज कर दिया। जर्नलाइज कैसे किया जी, जरा बोर्ड पे देखना। उसने रिजल्टेंट एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला में उसने क्या दिया कि n+x इज इक्वल टू, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12n डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब आइए जरा समझते हैं कि ये फॉर्मूला उसने बनाया कैसे। देखें जरा एक बार, ये जो आपके पास में है n+x है, इनको बोला जाता है पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनको क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये कौन से पेयर होंगे जी, देखो जब ये सारी के सारी यूनिट कंबाइन कर रही होंगी तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले रहे होंगे, ऐसे ही तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे हर यूनिट से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 × 6 12 आएंगे। और देखो 2 नेगेटिव चार्ज आपने बाद में दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे जी। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताना कि इसमें से अगर मेरे पास में अगर ये वाली यूनिट आपको अगर दे रखी है, ध्यान से सुना, अगर मेरे को ये वाली यूनिट दे रखी है और इस यूनिट का अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालता हूं तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट में से मैंने क्या माइनस किया है, 12n माइनस किया है। इसका मतलब 12n मैंने माइनस क्यों किया है, क्योंकि देखो एक तो ये वाला लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा होगा, मतलब 6 तो लिगेंड ने बॉन्ड बना रखे होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन उनको बैक बॉन्डिंग के लिए चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 12 चाहिए। 12 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये वाले जो आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए यूज होते हैं, आउटर बॉन्डिंग के लिए यूज किए जाते हैं। आउटर बॉन्डिंग मतलब मेटल जो बाहरी बॉन्ड बनाएगा उनके लिए इन 12 इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आउटर बॉन्डिंग में होते हैं। इसके अलावा जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जो भी आएगा उसमें से अगर मैं 12n माइनस कर देता हूं तो जो बचेंगे वो सारे के सारे फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब उस पॉलीहेड्रा के फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो यूज होंगे किसी भी पॉलीहेड्रा के जनरेशन के लिए कि कौन सा पॉलीहेड्रा जनरेट हुआ है, उसके अंदर कितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम लोग देखो क्या बोल देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस जो 12n होगा वो किसके इक्वल होगा, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉलीहेड्रा। अगर कभी भी पॉलीहेड्रा अगर कभी भी पेपर में आ जाए कि ये बता कि मेरे पास में ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के पास कितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन है पॉलीहेड्रा के लिए, मतलब मैंने एक पॉलीहेड्रा जनरेट किया है उसके अंदर कितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या बता देना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना और 12n तो एक मेटल बाहरी, 12 इलेक्ट्रॉन तो एक मेटल बाहर यूज कर रही है, तो जितनी मेटल आएंगी उनको n कर देंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आउटर बॉन्डिंग वाले माइनस कर देना तो फ्रेमवर्क के बच जाएंगे। जब इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो पॉलीहेड्रा स्केलेटल इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, पेयर्स आ जाएंगे। क्या आपको ये कहानी समझ में आई, तो ये फॉर्मूला होगा। अब देखो इस फॉर्मूला के बेसिस पे जब आप यहाँ पे, आपको इस फॉर्मूला में क्या पता है, n पता है। n क्या है जी आपके पास में, नंबर ऑफ मेटल आयंस है, क्या है, नंबर ऑफ मेटल आयंस है। दूसरा ये n ही है, यहाँ पे मेटल आयंस है। अब आपके पास में अननोन क्या बचा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो x क्या बचा, अननोन बचा है। तो x के बेसिस पे हम लोग उसका शेप डिफाइन कर लेते हैं। देखना, अगर x की वैल्यू -1 रही हो, x की वैल्यू 0 रही हो, x की वैल्यू कितनी रही हो, +1 +2 +3 +4, ठीक है, ऐसी कुछ x की वैल्यू रही हो। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर -1 होती है तो ऐसे शेप को हम लोग क्या बोल देंगे, सुपर हाइपर क्लोजो बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सुपर हाइपर क्लोजो बोल देंगे। जब वैल्यू 0 होती है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपर क्लोजो बोल देंगे। अगर वैल्यू 1 आएगी तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, क्लोजो। नीडो 2 में होगा, फिर से अरेकनो हो जाएगा,
और जो लास्ट बचेगा वो कैसा होगा, अपने पास में हाइफो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाइफो। ठीक है, क्लेडो भी हो सकता है लेकिन वो जर्नली यूज नहीं किया जाता है कार्बोनिल्स के केस में, वो केवल बोरेन्स के केस में यूज किया जाता है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या डिफाइन कर देना है, सेप डिफाइन कर देना है जी। ठीक है, क्या आपको इतनी कहानियां समझ में आई, क्या आपको इतनी कहानियां समझ में आई जो मैंने अभी तक जितनी भी बात बोल रही हूँ, क्या समझ में आई कि 12n क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क में चला, आउटर बॉन्डिंग में चला गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जितना टोटल आएगा उसमें से इतना माइनस कर देंगे तो वो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही किसी भी पॉलीहेड्रा की सिंथेसिस के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या आपको इतनी कहानियां समझ में आई? बोलो यार, बस यही गड़बड़ है आप लोगों के साथ। ठीक है भाई, ओके ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया है, क्योंकि एक एक जवाब देते रहना ताकि पता चलता रहे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जरूरी होता है थोड़ा सा। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक बार नेट ने क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा था कैलकुलेट द फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन ऑफ RuCO3। ऐसे पूछा था उसने कि RuCO3 फ्रेगमेंट का कितना अपने पास में काउंट आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, अगर आपसे किसी भी फ्रेगमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट पूछ लिया जाए, किसी पॉलीहेड्रा में उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, अगर ये पूछ लिया जाए तो उसको निकालने का जो तरीका होता है, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन किसी फ्रेगमेंट का, एक फ्रेगमेंट की बात कर रहा है, एक मेटल आयन की, तो उस केस में वो जो होता है वो इक्वल होता है किसका, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। अब देखो, ये तो हमें पता है, जो भी फ्रेमवर्क दे रखी होगी उसमें मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट पता होगा, उसमें लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन काउंट पता होगा, और उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि देखो एक फ्रेगमेंट 12, एक मेटल 12 इलेक्ट्रॉन बाहर की फ्रेगमेंट के लिए यूज कर रही है, मतलब बाहर बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर रही है, इसका मतलब उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो जो मेरे पास में RuCO3 था, इसमें कितना हो जाएगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट 8 था, लिगेंड का एक CO का काउंट कितना होता है, 2 होता है, कितने CO है, 3 है। अब देखो, बार बॉन्डिंग के लिए 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 12 माइनस कर देंगे तो पर फ्रेगमेंट पर RuCO3 कितना फ्रेमवर्क में जाएगा वो अपने पास में आ जाएगा। तो 8 + 6 कितना, 14 - 12 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। देखो, अभी हम लोगों ने यही डिस्कस तो किया है। यहाँ पे जो आपके पास में RuCO3 था, उस फ्रेगमेंट का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया था, जो वो फ्रेगमेंट जो पॉलीहेड्रा के सिंथेसिस के लिए दे रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस बताना, मैं क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन है, बताएं कि CrCp का कितना फ्रेगमेंट काउंट आएगा, कितना फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन का इस फ्रेगमेंट का आएगा। ठीक है, दूसरा आपको बताना है COCp का बताना है, जल्दी से दोनों का बता देंगे, जल्दी से दोनों का बता देंगे। बिल्कुल सुनी, सही जवाब। CrCp और COCp का बताएं, अच्छे से ही देखना भैया, -4 कहां से आ गया। प्रीति एक तो है प्रीति, लेकिन सही बताएं। सूर्यांश कश्यप जी बिल्कुल सही जवाब। दीपक, हाँ बिल्कुल दास जी आपका भी सही जवाब है। देखना,
अब अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसका, तो कुछ नहीं करना है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। देखो क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6, Cp का काउंट कितना 5, माइनस क्या कर देंगे 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। देखो अगर जब आपका पॉलीहेड्रा बनना होगा, इसीलिए जर्नली आप देखना कभी भी क्रोमियम के जो पॉलीहेड्रा होते हैं वो जर्नली दिखाई नहीं देते हैं। उनका दिखाई देने का ना देने का रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके पास में फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, कम एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए क्रोमियम का कोई भी पॉलीहेड्रा आप देखना एक बार जाके, ऐसा कोई पॉलीहेड्रा शायद ही कोई एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कोई पॉलीहेड्रा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेमवर्क कितने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव है, पेपर में मार्क करने के लिए जो भी वैल्यू आ रही है वही लिख के आनी है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। और जब आप कोबाल्ट को चेक करेंगे तो 9 Cp का काउंट कितना होगा 5, उसमें से 12 माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसके केस में जो अपने पास में फ्रेगमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा 2 आएगा पॉलीहेड्रा के लिए। समझ गए होंगे? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से एक बार उनका जवाब दे दें कि उनका शेप कैसा होगा। शेप डिफाइन कर देना भाई, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है ऑस्मियम 8 CO23। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, शेप बताना इनका, शेप कैसा होगा। ऑस्मियम 5 CO16। थर्ड है आपके पास में Fe4 CO12 C2 नेगेटिव। अगला जो है आपके पास में, जो अब की बार पिछली बार एज इट इज कॉपी से उठ के आ गया था, यही क्वेश्चन था नाइट्रोजन वाला, CO14 नेगेटिव। जल्दी से एक बार शेप निकाल के देख लेंगे। जल्दी करें, एक बार ट्राई कर डालें। सुपर हाइपर क्लोज, ओके सुनीत। सुपर हाइपर क्लोज, सुपर क्लोज, बिल्कुल सही जवाब है सूर्यांश प्रीति। ओके, हाँ बिल्कुल पहले का सही जवाब आ रहा है। एक्स की वैल्यू निकाल लेना। देखो क्या करेंगे, मैं बता देता हूं, आगे आप बताएंगे, ठीक है। ये वाला मैं बता देता हूं, देखना एक बार। ऑस्मियम 8 CO23 है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लें इसका। तो ऑस्मियम का ग्रुप नंबर 8, कितने इलेक्ट्रॉन 8, CO का काउंट कितना 2, कितना 23। तो देखो ये कितना आएगा 8 8 64 और यहां से 46। इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी 110 आ जाएगी। अगर वैल्यू 110 आ रही है, सूर्यांश कश्यप सेकंड का क्लोज, ओके ओके बिल्कुल सही जवाब है दीपांकर दास जी, ठीक है। देखो 110 आ गया, फिर से n+x फॉर्मूला लगा दे, n+x इज इक्वल टू t वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12 n डिवाइड बाई 2। बोलो यार, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12 n
12n ऊपर वाला, तो यहां से 12 कितना हो जाएगा 110 माइनस 12 इंटू एन, एन कितना 8, 8 कितना 96, तो अपने पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस 96, बोलो यार कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12 8 96 ही होता है, हाँ ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने पास में बाई 2, 14 बाई 2 आएगा, बोलो यार अगर 14 बाई 2 आया इसका मतलब क्या बोल देंगे कि जो 14 है वो अपने पास में फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने हैं फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां से 7 आ जाएगा, फिर से n प्लस एक्स, एन क्या था 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू -1, ठीक है। सुपर हाइपर क्लोजो सही जवाब है, ठीक है। दूसरा क्लोजो है, ये बिल्कुल सही, चेक कर डालें एक बार, ये क्लोजो है, थर्ड क्लोजो नहीं होगा भाई, दास जी फिर से चेक करें एक बार, थर्ड क्लोजो नहीं आ सकता है, मेरी तरफ से शायद क्लोजो नहीं होना चाहिए, कुछ लोग और ट्राई दें। सेकंड क्लोजो है, थर्ड के बारे में क्या ख्याल है, आगे जरूर लिखें। फोर्थ नीडो, बिल्कुल सूर्यांश, हाँ अरेकनो आएगा, ये अरेकनो आएगा, इसको चेक कर डालें, ये अरेकनो आएगा भाई। सुनीत जी बिल्कुल सही जवाब। देखना Fe का काउंट कितना 8 इंटू 4, CO का काउंट कितना 2 इंटू 12, C का काउंट कितना इंटरस्टिशियल साइट पे है 4 होगा जी। नेगेटिव चार्ज का एडिशन, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी निकाल के देखना, 62 आ रही है क्या, 8 प्लस 4 32 प्लस 24 46 60 कितना हो जाएगा 32 56, हाँ 62 वैल्यू आएगी। और अगर वैल्यू 62 आ गई तो फिर तो फॉर्मूला ही लगाना है, अच्छे से फॉर्मूला लगा ले भाई, पक्का अरेकनो आएगा, ठीक है। थर्ड अरेकनो बिल्कुल, हाँ ठीक है भाई। और ये जो आया इसके बारे में बताएं, इसके बारे में क्या ख्याल है, लास्ट वाला बता दें। सुनीत शायद सही जवाब है आपका, ओके। थर्ड अरेकनो बिल्कुल, सूर्यांशी सही जवाब। देखना आपको इसमें यही ध्यान रखना था कि इस नाइट्रोजन का 3 लेना है या 5 लेना है। देखो Ru का काउंट कितना होता है 8, कितने Ru है जी 5, नाइट्रोजन का काउंट कितना लेंगे 5, बताया था जब नंबर ऑफ मेटल आयन 5 या 5 से ज्यादा होंगे तो जर्नली उन केसेस में मेटल यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन काउंट 5 होता है, 3 नहीं लेना है 5 होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। CO का काउंट 2, कितने CO 14, नेगेटिव चार्ज का क्या कर दोगे एडिशन, तो वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस 4 45 प्लस 1 कितना 46 प्लस 28, अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 74। जब इसकी वैल्यू निकालोगे आप तो टोटल वैल्यू आएगी 74। फिर फॉर्मूला निकालना, और फॉर्मूले में जब x की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 2 और स्ट्रक्चर आएगा नीडो। कोई भी अगर यहाँ पे वैल्यू 3 ले लेता है तो उस केस में स्ट्रक्चर क्लोजो बन जाएगा, पक्का इस बात का ध्यान रखना, काउंट 5 होगा, बस ये गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें, ओके समझ गए होंगे शायद सब लोग। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था किसी भी कंपाउंड का शेप निकालना। अब देखो अगला जो आता है अपने पास में, जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जी कि कभी कभी कैपिंग हो जाती है। जैसे देखो मेरे पास में जब परफेक्ट क्लोजो शेप होता है, क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, हो गए क्वेश्चन बोर्ड पे आए, ध्यान से सुने। अगर आपके पास में कोई भी परफेक्ट शेप होता है, बिल्कुल परफेक्ट शेप होता है, उन शेप में क्या होंगे आपके पास में क्लोजो शेप आएंगे, मतलब जिनमें पॉलीहेड्रा की सारी वर्टेक्सेस क्या होती हैं ऑक्यूपाइड होते हैं, वो सारे के सारे क्लोजो शेप्स होते हैं, अगर सारी की सारी वर्टेक्सेस ऑक्यूपाइड हों। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके पास में कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा और उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि डेफिशिएंसी आ जाती है। मतलब डेफिशिएंसी से कहने का मतलब क्या है
कि क्लोजो के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे भी अगर वैल्यू कम आ जाए तो उन केसेस में पॉलीहेड्रा के ऊपर कैपिंग होने लग जाती है। और उस कैपिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे वही मैं समझाने जा रहा हूं। देखना जरा बोर्ड पे, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल क्या है मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल है अपने पास में ओस्मियम 7 CO21, ठीक है। जब मैं इस कंपाउंड का शेप देखता हूं तो देखो ये कैसा होना चाहिए, मेटल 7 है तो इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। 5 मेटल होनी चाहिए, 2 मेटल ऊपर नीचे, एक मेटल ऊपर नीचे होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल अगर इसका शेप होता तो एक परफेक्ट शेप होता। लेकिन इस केस में क्या पाया जाता है, इसका जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल, कुछ इस टाइप से ऐसे दिखा देना, ये ऑक्टाहेड्रल होगा और इस ऑक्टाहेड्रल के एक फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से कैपिंग हो जाती है। हमें बस यही पता करना है कि कब कैपिंग होंगी और कब कैपिंग नहीं होंगी। तो उसके लिए अपने पास में रूल होता है जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग रूल बोलते हैं। जरा कहानियों को समझना, क्या देखना है, अगर आपको ये पता करना है कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसको डिफाइन किया था मिंगो ने। किसने डिफाइन किया था, मिंगो ने। उसने ये मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखा और उसके बाद एक हाइपोथेसिस दी। कैसे दी थी जरा सुनना एक बार। उसने क्या किया कि सबसे पहला काम कर लेना आप, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना, ठीक है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालता हूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आता है 8 × 7 और CO का काउंट कितना होता है 2 × 21। मतलब यहां से वैल्यू 56 और यहां से वैल्यू आ गई 42, तो जो ओवरऑल वैल्यू बन गई मेरे पास में 98। कितनी वैल्यू बन गई है, 98, ठीक है। वैल्यू आ गई मेरे पास में 98। लेकिन जब मैं मेटल इज इक्वल टू 7 लेके चलता हूं और 7 वाली मेटल के लिए अगर मैं क्लोजो शेप देखता हूं, क्या देखता हूं, क्लोजो शेप देखता हूं, तो उस क्लोजो शेप में मेरे पास में कितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजो शेप के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोजो शेप के लिए क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, 14n+2 के। किसके इक्वल होते हैं, 14n+2 के, ठीक है। तो यहां पे देखो n की वैल्यू रखें, n की वैल्यू जब यहां पे आप 7 रखते हैं तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 14 × 7+2, वैल्यू बन जाएगी 100। अगर वैल्यू कितनी बन गई 100, एक परफेक्ट क्लोजो शेप के लिए जब नंबर ऑफ मेटल आयंस 7 होते हैं तो उसके लिए क्लोजो शेप के लिए 100 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो अगर 100 से कम आ जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, तो उन केसेस में कैपिंग होने लग जाती है। इस बात का याद रखना, अगर कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट अगर कम हो जाए किससे, 14n+2 से, किससे कम हो जाए, 14n+2 से, उन केसेस में कैपिंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पे क्या हो जाएगी, कैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई, वहां पे पक्का ही कैप्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। क्या एग्जिस्ट करेगा, कैप्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये रूल होता है आपके पास में, ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। अब बात ये जाती है कि जी मेरे को तो ये पता करना है कि कितनी कैपिंग होंगी, तो अगला रूल आता है कि कितनी कैपिंग होंगी, उसके लिए अपने पास में फिर से फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, आप क्या करना, जो भी आपका 14n+2 आ रहा है उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को माइनस करना और 2 से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ कैपिंग्स आ जाती हैं। क्या करेंगे, अगर आपसे नंबर ऑफ कैपिंग पूछ ले, बोलो यार क्या पूछ ले, नंबर ऑफ कैपिंग पूछ ले, तो वो किसके इक्वल होंगी, 14n+2 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को माइनस करना और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे इस केस में मेरे पास में क्या था, 100 इलेक्ट्रॉन काउंट था, बोलो यार 98 मेरे पास में, सॉरी 100 क्लोजो के लिए चाहिए। इसके अलावा मेरे पास में दूसरा क्या था, मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट था वो कितना था, 98। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कैपिंग कितनी आ जाएगी, 1। तो इसलिए यहाँ पे मोनो कैप्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा,
मोनो कैप्ड स्ट्रक्चर होगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना, कभी भी अगर कैपिंग के बारे में पूछे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना और 14n+2 से भी इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 14n+2 से कम आ जाए तो उन केसेस में कैपिंग होगी। फिर पूछ ले कि अगर कैपिंग कितनी होंगी जी, तो उस केस में क्या कर देंगे, 14n+2 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कैपिंग्स आ जाएंगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? यार क्लोजो से नीचे जाएगा तभी तो कैपिंग होंगी। देखो ऐसे समझो, क्लोजो से नीचे जाएगा तो क्यों कैपिंग होंगी और क्लोजो से ऊपर जाएगा तो क्यों कैपिंग नहीं होंगी? क्योंकि क्लोजो से ऊपर जाएगा तो नीडो बनेगा, ऊपर तो नीडो है, उससे ऊपर और भी एरेकनो है, ठीक है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, क्लोजो से ज्यादा वैल्यू जाती है तो वो किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, नीडो, नीडो से एरेकनो, एरेकनो से हाइफो। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो से नीचे क्या आएगा, सुपर हाइपर क्लोजो आ जाएगा। तो कैपिंग का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सुपर हाइपर क्लोजो और किसमें, हाइपर क्लोजो के केस में देखी जाती है। ठीक है, बोलो यार, ठीक है। आपको ये बताना, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, क्वेश्चन है कि इनमें कैपिंग होगी या नहीं होगी। पहला है ओस्मियम 8 CO22 2 नेगेटिव, दूसरा है आपके पास में ओस्मियम 10 C CO24 2 नेगेटिव। ये बताना आपको कि इसमें कैपिंग होगी या नहीं होगी। पहला, कैपिंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी देन नंबर ऑफ कैपिंग। जल्दी से बता डालें। कैपिंग 3 टाइप की होती है, एज्ड कैपिंग हो सकती है, फेस कैपिंग हो सकती है, या फिर पॉइंट कैपिंग हो सकती है। कैपिंग 3 टाइप की होती है भैया। ठीक है, अभी मैं उन बातों में नहीं जा रहा हूं कि कैपिंग कितने टाइप की होती है। लिख लेना, टाइप ऑफ कैपिंग, टाइप ऑफ कैपिंग 3 टाइप की होंगी। पहली जो कैपिंग होती है वो कैसी हो सकती है, फेस कैप्ड हो सकते हैं, फेस के ऊपर कैपिंग हो सकती है। दूसरी जो कैपिंग होती है वो पॉइंट कैप्ड बोलते हैं, मतलब किसी एक वर्टेक्स की बेस पे, पॉइंट का मतलब है वर्टेक्स कैपिंग हो सकती है। और जो थर्ड टाइप की जो कैपिंग होती है वो कौन सी कैपिंग होती है, एज वाली कैपिंग होती है, एज कैप्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो कौन सी कैपिंग है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए पूरा मिंगो रूल होता है कि कौन सी कैपिंग होती है, वो कहानियां बात की हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके पास में 3 टाइप की कैपिंग, आपको बस इतना बताना नंबर ऑफ कैपिंग कितनी होंगी, कैपिंग होगी या नहीं होगी। बाई कैप्ड, नंबर ऑफ कैप, कितनी कैप्ड फ्रेगमेंट होंगी। ठीक है, बाई कैप्ड बिल्कुल। प्रीति एक बार फिर से चेक करना, थोड़ा सा प्रीति एक बार फिर से चेक करो। होगी, ओके, होगी तो कौन सी होगी, फर्स्ट मोनो कैप्ड होगा। अरे भैया फिर से देख एक बार, बिल्कुल सूर्यांश, सेकंड में 4 होंगे सही जवाब। सुनीत जी ने भी पहले का सही जवाब दिया था। संजीव एक बार फिर से चेक कर यार। यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ही तो निकालना है। देखो
यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ही तो निकालना है। 8 कितने 8, CO का काउंट कितना 2, कितने 22। नेगेटिव चार्ज का एडिशन करोगे कि नहीं करोगे, कितनी वैल्यू आएगी 64 प्लस कितना आ गया अपने पास में 44, 64 प्लस 44 108 प्लस 2 1110 वैल्यू आएगी। बोलो यार कितनी आएगी 1110 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं 14n प्लस 2 से देखने जाता हूं तो अब की बार वैल्यू कितनी है 8 है जी। अगर यहाँ पे मैं 14n प्लस 2 में करता हूं तो 14 इंटू 8 प्लस 2 कितना आ गया 14, 8 जा कितना होता है 98 प्लस 14 112 होगा। 112 प्लस 2 114 वैल्यू आएगी। बोलो यार कितनी आ जाएगी 114। दोनों का डिफरेंस लेके नंबर ऑफ कैपिंग के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस लेके दोनों का 114 माइनस 110 डिवाइड बाई 2 तो वैल्यू 2 आ जाएगी। बाई कैप्ड होगा। नहीं वो कैपिंग पूछेगा तो कैपिंग आप डायरेक्ट यहीं से बता सकते हो, मिंगो में जाने की जरूरत ही नहीं है, वरना कर लेंगे मिंगो, कौन सी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल बाई कैप्ड। ठीक है, इसका भी निकालना। ठीक है, इसका निकाल लेना। कितनी वैल्यू आई 130 आई क्या, बोलो यार कितनी आई, जो भी वैल्यू आ रही है निकाल लेना। इसमें जो नंबर ऑफ कैपिंग आएंगी, जो भी नंबर ऑफ कैपिंग आएंगी वो 4 आएंगी। हाँ 134 आया। ठीक है, ओके ओके सूर्यांश, ओके सुनीत, बिल्कुल 4 वैल्यू आ जाएगी। सही जवाब लिख के दे रहे हैं, देखो डिवाइड भी करके दिखा रहे हैं सूर्यांश। ठीक है ओके, तो आपको शायद ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलें आगे। क्या आपको कब कैपिंग होंगी कब नहीं होंगी ये पता चल गया। अब सीधा इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल के चिपका देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल के चिपका देना। लोग आधी जनता तो इसमें पागल होती है कि कैपिंग हुई नहीं हुई, उनको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ये वाला रूल पक्का ध्यान रखेंगे आप। चलें क्या आगे, देखिएगा जरा समझिएगा। ठीक है, आगे की और भी मस्त कहानियां हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने जो डिफाइन किया है वो शेप डिफाइन कर लिया है। अब दूसरी कहानी ये आती है जी कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसकी पूछ ले कि ज्योमेट्री बता कि ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री जो डिफाइन करना होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको रट्टा ही मारना पड़ता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मैं आपको ज्योमेट्री निकालनी सिखा रहा हूँ, क्योंकि नेट ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ पहले कि ज्योमेट्री बता कि ज्योमेट्री कैसे आएगी। ज्योमेट्री निकालने का अपने पास में कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए अपने पास में वैल्यूज होती हैं, और वो वैल्यूज किसकी होती हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट्स की। अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट्स की वैल्यू याद रखते हो तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आइए जरा ज्योमेट्रीज के बारे में सीखते हैं और उसके बाद फिर से इसके ऊपर हाजिर होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर निकालना सीख लिया, अब हम लोग ज्योमेट्री की तरफ जा रहे हैं। देखना, ज्योमेट्री की तरफ जा रहे हैं, ज्योमेट्री सीखना। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले नंबर ऑफ मेटल आयन लिख लें। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल आयन के बगल में इलेक्ट्रॉन काउंट निकलें, और उस इलेक्ट्रॉन काउंट के बगल में ज्योमेट्री लिख लें। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल्स आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, वरना एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं होती है, पेपर में जो भी आए आप उसकी डायरेक्ट बता सकते हैं। देखना, अगर आपके पास में कभी भी मेटल आयन एक ही होगा तो उसकी ज्योमेट्री जो होंगी वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, जो भी है अपनी टीबीपी है, ऐसे केसेस में हम लोग उनकी ज्योमेट्री, क्लस्टर की ज्योमेट्री नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब भी आपका इलेक्ट्रॉन काउंट 18 आ जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को मोनोमर बोला जाता है। अपनी जो हम लोग ज्योमेट्री डिफाइन कर रहे हैं वो किसकी डिफाइन कर रहे हैं, क्लस्टर्स की। किसकी, क्लस्टर्स की, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो जब एक मेटल आयन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लियर या मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा,
जब नंबर ऑफ मेटल आयंस 2 होंगे तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, उनका इलेक्ट्रॉन काउंट 34 आएगा। कितना आएगा? 34 आएगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाएगा डाइमर्स। क्या बोल देंगे? डाइमर्स। जैसे CO2 CO8 होता है, ठीक है, तो डाइमर्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ मेटल आयन 3 होते हैं, इनका शेप हम लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ मेटल आयंस क्या होंगे? 3 होते हैं, तो उस केस में दो कंडीशनें बनती हैं कि जब 3 मेटल्स लगे होंगे, क्या तो वो साइक्लिक फॉर्म में लग सकते हैं या फिर असाइक्लिक फॉर्म में लग सकते हैं। जब वो किस में होते हैं? साइक्लिक फॉर्म के अंदर होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 46, ठीक है, और सॉरी 48। कैसा? साइक्लिक होते हैं तब कैसा होता है? 48। और जब वो कैसे होंगे? नॉन साइक्लिक मतलब असाइक्लिक होंगे, उनका काउंट कितना होता है? 50 होता है। जरा देखना, अगर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइमर बोल देंगे। बोलो यार, क्या बोल देंगे? ट्राइमर बोल देंगे। और दूसरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल देते हैं इसे। हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। और ये कैसा होगा? असाइक्लिक ट्राइमर। ये कैसा होगा? असाइक्लिक ट्राइमर बोलेंगे। दोनों के एक एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखना, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर सीखा था ओस्मियम 3CO12 का, शायद आप लोगों को याद हो। इसमें कोई कैपिंग नहीं होती, इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं होती है। इसका शेप जो होता है वो कुछ इस टाइप से आता है। ओस्मियम ओस्मियम बोलो यार, इसके ऊपर क्या थे? 4 CO लगे हुए थे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? I2 या किसी भी हेलोजन के साथ करवा देते हैं, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन टाइप की रिएक्शनें होने लग जाती हैं। और उन रिएक्शनों की वजह से एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक आयोडीन इसके साथ चिपक जाएगा, एक आयोडीन उसके साथ चिपक जाएगा, और आपका जो रिजल्टेंट फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाता है। ओस्मियम ओस्मियम 4 CO सब रखेंगे, 4 CO सब रखेंगे, लेकिन जिनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड टूटा होगा वो आयोडीन भी रखेंगे। तो देखो, इस कॉम्प्लेक्स में से कुछ घटा नहीं है, मतलब कुछ डिक्रीज नहीं हुआ, बस एडिशनल क्या इंक्रीज हुआ है? 2 I इंक्रीज हो गए, मतलब काउंट 2 से इंक्रीज हो गया। तो ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे? असाइक्लिक ट्राइमर बोल देंगे, ठीक है। तो 50 काउंट के ऊपर असाइक्लिक ट्राइमर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब देखना, जब भी आपके पास में नंबर ऑफ मेटल आयंस, अगले पेज पे आ जाऊं क्या? देखना, अगर अगले पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, देखना एक बार अच्छे से समझना। अगर जब आपके पास में नंबर ऑफ मेटल आयंस 4 आ जाते हैं, तो उस केस में कंडीशनें 3 बनती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन बनती है इलेक्ट्रॉन काउंट 60 की, दूसरी बनती है इलेक्ट्रॉन काउंट 62 की, और थर्ड कंडीशन बनती है इलेक्ट्रॉन काउंट 64 की। जब इलेक्ट्रॉन काउंट 60 होता है तो इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं, बोलो, ठीक है, या टेट्राहेड्रोन भी बोलते हैं। दूसरा 62 वाले को हम लोग बटरफ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई बोलते हैं। और जो 64 होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेन। क्या बोल देते हैं? स्क्वायर प्लेन बोलते हैं। समझते हैं कैसी ज्योमेट्री होती है? जरा बोर्ड पे देखना, जब आप बोलेंगे किसके लिए बोलेंगे? टेट्राहेड्रल के लिए, तो देखना मेरे पास में टेट्राहेड्रल शेप कैसा होगा? कुछ इस टाइप से होगा। देखना, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल होगा, इस पोर्शन पे मेटल होगा और इस पोर्शन के ऊपर मेटल होगा। ये जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल का होगा। इस टेट्राहेड्रल में जैसे ही आप 2 का एडिशन करवाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर देते हैं, 2 का एडिशन करवाते हैं, तो यहां से मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखना, मैंने मान लिया कि इस वाली वर्टेक्स को हटा दिया है। इस वाली वर्टेक्स को हटाने के बाद में बचा हुआ जो शेप बचेगा उसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई बोलते हैं। देखना एक बार, सिंपल कुछ इस टाइप से बना लें, जैसा बना हुआ है वैसा बना लें। पहले टेट्राहेड्रल बना लें, ये लीजिए टेट्राहेड्रल बना लिया है। इस टेट्राहेड्रल में से क्या करें? एक वर्टेक्स को रिमूव कर दें, कुछ इस टाइप से एक वर्टेक्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। ये जो शेप होता है अपने पास में, इस शेप को बोला जाता है बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं इसको? बटरफ्लाई शेप बोलते हैं। और जब इसमें से भी अगर हम लोग क्या कर दें, एक वर्टेक्स को और हटा दें, इस वाली वर्टेक्स को, तो जो नया शेप बनेगा उसको स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर प्लेन बोला जाता है, जिसमें चारों मेटल एक दूसरे के साथ सिंगली क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे। ये नंबर ऑफ मेटल आयंस जब 4 होंगे उनके केस में
ऐसे 4 शेप बन सकते हैं मेटल के रिस्पेक्ट में, उनकी डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज होंगी। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? काउंट पता होगा तो ही होगा भैया, ये आप देख के नहीं बता सकते इस केस में। चलें आगे देखना। इससे जो अगला है अपना वो है नंबर ऑफ मेटल आयंस। अब कितने होंगे? 5 होंगे। 5 के केस में जो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है, दो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेंगी। पहली ज्योमेट्री टीबीपी और दूसरी होती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल होगी। जो टीबीपी होती है वो 72 पे एग्जिस्ट करती है, और जो ये वाला होता है वो 74 पे एग्जिस्ट करता है। देखो जो भी आपका जो टीबीपी है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा शेप होता है? परफेक्ट शेप होता है भाई। परफेक्ट शेप से कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लोगों ने परफेक्ट शेप क्यों बोला है? क्योंकि इसकी सारी की सारी वर्टेक्सेस जो होती हैं वो ऑक्यूपाइड होती हैं टीबीपी के केस में। लेकिन जब आप स्क्वायर पिरामिडल की बात करेंगे तो वहां पे वर्टेक्सेस सारी की सारी ऑक्यूपाइड नहीं होंगी। इसलिए इस जो भी आपको कभी भी टीबीपी एग्जिस्ट करेगा, आप आंख बंद करके उसको क्लोजो मार्क कर सकते हैं। उसको आंख बंद करके आप क्या कर सकते हैं? क्लोजो मार्क कर सकते हैं। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट 74 आ जाए तो उन केसेस में जो ज्योमेट्री आएगी वो पक्का ही आपकी शेप जो आएगा वो पक्का ही नीडो आएगा, क्योंकि उसकी सारी की सारी वर्टेक्सेस क्या नहीं होंगी? ऑक्यूपाइड नहीं होंगी। आइए जरा मैं समझाता हूं, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में टीबीपी क्या होगा, ऐसे मेरे पास में एक टेट्राहेड्रल था जी, ठीक है, वो मिंगो के बेस पे आता है, देखना। अगर ये मेरे पास में टेट्राहेड्रल था, इस टेट्राहेड्रल का अगर मैंने नीचे वाला फेस कवर कर दिया कुछ इस टाइप से, नीचे वाला फेस अगर कवर कर दिया है तो ये ज्योमेट्री कैसी बन गई? टीबीपी। इसका मतलब सारी की सारी पांचों की पांचों वर्टेक्सेस क्या हो रखी है? ऑक्यूपाई हो रखी हैं। इसलिए परफेक्ट शेप है और ये क्लोजो शेप होगा, ठीक है। दूसरा 74 वाला जो होगा स्क्वायर पिरामिडल है, और ये जनरली नीडो होते हैं। ये कैसे होते हैं? नीडो होते हैं। समझना, मेरे पास में जी ऑक्टाहेड्रल था। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस टाइप से होता है। समझना एक बार चीजों को, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी आगे क्वेश्चन सोचने में, ठीक है। अगर ये नीडो था तो इस नीडो में से आप क्या ये आपके पास में ऑक्टाहेड्रल था, इस ऑक्टाहेड्रल में से आप एक वर्टेक्स को, इस वाली को रिमूव कर दें। जैसे आप इस वाली वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तो आपके पास में जो शेप बन के आता है वो शेप बन के आता है कुछ ऐसा। यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। एक ही मेटल ऊपर से लगा रह जाएगा, नीचे वाले की कैपिंग हट गई है। और जब देखो हम लोगों ने बोला था कि जब हम लोगों ने वर्टेक्स निकाली थी तो वर्टेक्स जो होती है वो एक कम आती है किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। इसलिए इन केसेस में एक वर्टेक्स कम हो जाती है, और ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? नीडो शेप बोलते हैं। तो ये नीडो शेप है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल अगर कभी भी आएगा नीडो होगा। इसमें सारी की सारी एक परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप के लिए सारी की सारी वर्टेक्सेस ऑक्यूपाई है, इसलिए ये क्लोजो शेप होगा। और अगर उसमें से एक हटा देते हैं तो फिर वो नीडो बन जाएगा। ये बातें मैंने पहले लेक्चर में की थी बोरेन्स को लेके, ठीक है। तो ऐसा शेप बनेगा। ये 74 मेटल नंबर 5 की कहानियां होती हैं, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं, देखना। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो अगला कॉन्सेप्ट और भी रोमांचक हो जाता है अपने लिए। सीखना जरा कहानियों को जरा अच्छे से। अगर आपके पास में नंबर ऑफ मेटल आयंस अगर 6 होंगे, कितने होंगे? अगर नंबर ऑफ मेटल आयंस अगर 6 होंगे तो वहां पे दो ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी एग्जिस्ट करेंगी? जरा देखते हैं, बोर्ड पे देखना। पहली जो होती है आपके पास में वो इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट, नंबर ऑफ मेटल आयंस 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 84 आ जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन काउंट 86 आ जाए, कितना आ जाए? 84 आ जाए या 86 आ जाए, तो 84 के केस में होती है बाई कैप्ड टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल बोल सकते हो आप, या टेट्राहेड्रॉन बोल सकते हो, या इसका दूसरा नाम होगा मोनोकैप्ड टीबीपी। इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम? मोनोकैप्ड टीबीपी। 84 के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। इसका शेप कैसा होगा? जरा बोर्ड पे देखना। टेट्राहेड्रल बनाना, देखो अभी टीबीपी बनाया था,
इसके नीचे एक फेस की ओर कैपिंग कर देना, ये टीबीपी हो गई है। ठीक है, ज्योमेट्री में सिखा रहा हूं, आपको रटना क्या है, केवल काउंट रटना है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं रटना है। इसके अलावा इसकी एक फेस की ऐसे कैपिंग कर दें, ऐसे एक फेस की ओर, तो ये जो शेप होगा वो कैसा बोलेंगे कि जी मेरे पास में ये वाली यूनिट टेट्राहेड्रल यूनिट थी। देखना, इनिशियली मेरे पास में ये टेट्राहेड्रल यूनिट थी, इस टेट्राहेड्रल यूनिट की एक कैपिंग नीचे हुई, एक साइड में हुई, इसलिए बाई कैप्ड टेट्राहेड्रल हो गया जी। मैं इसी शेप को लेकर चलू, तो ये टीबीपी था, इसकी एक कैपिंग हुई तो ये मोनो कैप्ड टीबीपी हो गया। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? क्या आपको ये कहानी समझ में आई? इसका मतलब जो आप दूसरा बोल रहे हो इसका मतलब क्या है? हाँ के बाद में क्या बोल रहे हो दीपांकर दास जी? इसका मतलब नहीं पता मेरे को। बंगला में बोल रहे हो क्या? क्या है इसका मतलब तो समझा दो। यही कमेंट करते हो आप हर बार। देखना, जो 86 होता है, जो 86 होता है उसका मतलब होता है कि आपने पास में ऑक्टाहेड्रल। नहीं बता रहा, चल कोई नहीं, बता दियो थोड़ी देर में। ठीक है, देखना 86 के ऊपर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होता है, और दूसरा होता है जी आपके पास में कैप्ड स्क्वायर पिरामिडल। दो ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, समझना दोनों को, कहानियों को। ओके गॉट इट। ओके, देखना दो कहानियां होंगी, एक तो ऑक्टाहेड्रल होता है और दूसरा होता है कैप्ड स्क्वायर पिरामिडल। क्या होता है? कैप्ड स्क्वायर पिरामिडल। दो कहानियां होंगी 86 के ऊपर। तो देखो, अगर कभी भी आपको 86 काउंट की अगर ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ जाए तो उस टाइम पे आपको उस कॉम्प्लेक्स का शेप निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और जहां पे आप शेप निकालोगे और शेप अगर क्लोजो आ जाता है देन उस केस में उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और अगर शेप नीडो आ जाता है तो उन कंडीशंस में उसको क्या बोल देंगे? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बोल देंगे। देखो, ये कैप्ड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बोल देंगे। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, आपको पेपर में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसका आपको शेप बोल रखा है कि वो नीडो है और उसका इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 86 है, तो बताओ उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो उस केस में आप ऑक्टाहेड्रल मार्क नहीं कर सकते। वो कैसा होगा? कैप्ड स्क्वायर पिरामिडल होगा। कैसा होगा? कैप्ड स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर कैसा दे रखा है, बोल दे कि शेप क्लोजो है और उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 86 है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? देन ज्योमेट्री कैसी होंगी? ऑक्टाहेड्रल होंगी। ये बहुत मस्त कहानी है, ये आपको ध्यान रखनी है इस बात को। ठीक है, अगला देखना, जब नंबर ऑफ मेटल आयन 7 होते हैं तो उन केसेस में 6 में एक केस और बनता है, और 6 में जो एक केस और बनता है वो बनता है जब इलेक्ट्रॉन काउंट 90 होता है, और 90 वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्रिज्म बोलते हैं। आप लोगों ने ट्राइगोनल प्रिज्म बनाया होगा। देखो, ऑक्टाहेड्रल में और ट्राइगोनल प्रिज्म में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों में फर्क किस चीज का होता है? अरेंजमेंट का। एक स्टैगर्ड होता है और दूसरा इक्लिप्स्ड होता है। ठीक है, देखना, अगर आपके पास में दोनों की दोनों ट्राइंगल अगर किस फॉर्म में होंगी? अगर वो एक दूसरे के साथ में कुछ इस टाइप से रही होंगी। देखना एक बार, कुछ इस टाइप से रही होंगी। अगर वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में अगर रही होंगे, मतलब एक मेटल के नीचे दूसरा मेटल रहा होगा, ऐसी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्रिज्म होगी। ठीक है, ट्राइगोनल प्रिज्म कहलाएगी। और अगर उसमें कैसे हो? स्टैगर्ड हो, जैसे ऑक्टाहेड्रल है, अगर एक ऐसा बना हुआ है और दूसरे को अगर ऐसा बना दें तो फिर ये जो कनेक्शन आएंगे वो कनेक्शन कैसे होने लग जाएंगे? अपने पास में उल्टे सीधे होने लग जाएंगे, मतलब वो परफेक्ट शेप नहीं दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा?
जब वो स्टैगर्ड होते हैं, जब वो कैसे होते हैं, स्टैगर्ड होते हैं, वो इमेजिन करना बन नहीं सकता 2D में, ठीक है। जब वो स्टैगर्ड होते हैं तो स्टैगर्ड में वो कैसा दिखाई देता है, ऑक्टाहेड्रल। कैसा, देखो इसकी देखो एक कैप इसमें पीछे जा रखी है और इसमें कैप आगे की तरफ आ रखी है, जो मतलब एक आगे की तरफ आ रखी है, इसमें पीछे जा रखी है। तो ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप। स्टैगर्ड ऑक्टाहेड्रल होता है और इक्लिप्स्ड कैसा होता है, ट्राइगोनल प्रिज्म होता है, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक भी नेट नहीं, इससे आगे गया था नेट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन काउंट, क्वेश्चन अगला क्या है, अगर नंबर ऑफ मेटल आयन 9 हो, सॉरी कितने हो, 7 हो, 8 हो, कितने हो, 8 हो, तो उन केसेस में जो अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 114 आ जाए, कितना आ जाए, 114 आ जाए, तो उसका शेप जो होता है वो कैसा होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। कैसा होगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है, ठीक है, प्रिज्मेटिक होगा। एक छूट गया शायद, 7 वाला छूट गया, ठीक है। देखना, अगर नंबर ऑफ मेटल आयन 7 हो तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन काउंट 98 आ जाए तो ऐसे शेप को हम लोग बोलेंगे कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल देंगे, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और बता रहा हूं मैं, जिसका काउंट है नंबर ऑफ मेटल आयन, इसको लिख लेना, ठीक है। ये आपको याद रखने में, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इन केसेस में, लास्ट है उसको याद रख लेना, वो है 130। 130 अगर 130 आ जाए तो 9 होंगे, और इस केस में कैसा होगा, कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा, ठीक है। समझ गए होंगे सारी चीजों को, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बता दें, ज्योमेट्री बता दें। अगर आपके पास में RH6CO16 दे रखा है, क्या ज्योमेट्री आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनकी ज्योमेट्री बता दें, रटना था इनको। RH9 फॉस्फोरस CO21, समझने वाली बात होगी, मैं सारी समझाऊंगा। जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे, ज्योमेट्री क्या आई। पहले की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ओके प्रीति। RH9PCO21 है वो, मुस्लिम, ओके। अलग अलग लैंग्वेजेस हैं भाई, ओके दीपांकर, ओके। सब लोग बता दें भाई एक बार। पहला बिल्कुल सही है प्रीति, दीपांकर। ममता जी क्या बोलना चाहोगे। फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल, ओके संजीव। ऑक्टाहेड्रल क्लोज, ओके सुनीत। बिल्कुल सही जवाब सूर्यांश कश्यप जी। विनीत जी क्या बोलना चाहोगे।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेना और बता देना। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 86 आएगा और इसका शेप कैसा आएगा, क्लोजो आएगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, फिर से दूसरा तो हो ही नहीं सकता, इसका तो इलेक्ट्रॉन काउंट 130 का आ रहा होगा, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, ये लास्ट वाला कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाएगा। अच्छा, थर्ड तो कोई बता ही नहीं सकता। यहाँ पे 4 कर लेना, ट्राइमर कहाँ से आ गया, डाइमर कहाँ से आ गया दीपांकर जी, 4 करें, वो फॉर्मूला सही ना, फॉर्मूला ही सही नहीं था, 4 करें, वहां निकाल दिया आंसर, सही है। यही आया था भाई नेट में, ज्योमेट्री पूछी थी, देखो आप लोगों ने बता दिया है। ओके ममता, ऑक्टाहेड्रल। हाँ दीपांकर जी, 4 था वो, ऐसे आंसर निकाल दिए हैं, देख रहे हो जादूगर। बटरफ्लाई सुनीत, बिल्कुल सही जवाब, जादूगर ना बने। फोस्फोरस का काउंट 5 लेना है जी। देखो नंबर ऑफ मेटल आयन 9, 5 से ज्यादा है तो इंटरस्टिशियल साइट में होगा, और जब इंटरस्टिशियल साइट में होगा तो काउंट कितना लोगे, 5। ठीक है, 9 इंटू 9, इसका 5, बोलो यार इतना तो यही तो किया है। सीओ का काउंट 2, कितने 9, कितने 21, एक का एडिशन कर देना, 130 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, होबे, ठीक है भाई, होबे। देखें ये कैसा होगा, अपने पास में बटरफ्लाई आएगा, काउंट निकाल के देखना, बटरफ्लाई आएगा 62 आएगा इसका काउंट, बिल्कुल सही जवाब। सुनीत दास और दीपांकर जी टॉप कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का जवाब सही दे रहे हैं। एक ही साथ तो नहीं बैठे हो तेरे दास जी, एक ही साथ तो नहीं बैठे हो। आइए चले आगे। तो ये अपना ज्योमेट्री वाला फंडा था वो क्लियर हो चुका है। आइए फिर से हम अपने टॉपिक पे बैक वापस रिवर्स आते हैं। जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शेप पढ़ रहे थे। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो कि आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स उसमें बोरेन भी आ जाए और मेटल्स भी आ जाए, तो उन केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल प्लस बोरेन का जो हाइब्रिड बनेगा उसका इलेक्ट्रॉन काउंट वगैरह निकालने पड़ेंगे। और अगर उसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है तो उन कंडीशंस में आपको किसका सहारा लेना होता है, आपको पक्का ही आइसोलोबल एनालिसिस का सहारा लेना होता है। तो आइसोलोबेलिटी को हम लोग सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे की कहानियां चर्चाएं करेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जरा बोर्ड पे देखना, आइसोलोबल पेयर्स की बात करते हैं। किसी को नहीं पता क्या होता है आइसोलोबल पेयर, बोर्ड पे देखना। अगर मैं आइसोलोबल पेयर्स की बात करता हूं तो ये वो पेयर होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी से मतलब कहने का मतलब है आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का सेम होना, ये अगर सारी की सारी सिमिट्री वगैरह सब अगर मैच कर जाती हैं, उन कंडीशंस में जो दोनों फ्रेगमेंट्स होंगी उन फ्रेगमेंट्स को आइसोलोबल बोला जाता है। देखो अगर मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दोनों में डेफिशिएंसी 2 की है तो दोनों आइसोलोबल होंगे। अगर मान लो कि दोनों में डेफिशिएंसी 2 की तो है लेकिन उनकी सिमिट्री भी मैच करनी चाहिए, फ्रंटियर ऑर्बिटल मैच करने चाहिए, दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी के होने चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशनें एक साथ फॉलो होंगी तभी अपने पास में वो कैसा होगा, वो एक आइसोलोबल पेयर्स होंगे। तो सीखते हैं, जरा बोर्ड पे देखना। सारे हो गए, चलो ओके आइए देखते हैं। देखो हम लोग क्या बोल देंगे, एक सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं कि हम लोग ऐसे बोल देंगे कि जो डेफिशिएंसी जिनमें कैसी हो जाए, सेम हो जाए। डेफिशिएंसी कैसी हो सब में,
डेफिशिएंसी कैसी हो, सेम हो, वो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे। कहने का मतलब क्या, जरा बोर्ड पे देखना, किसके साथ कंपेयर करते हैं जी इनको आप, हम इनको कंपेयर करते हैं मेन ग्रुप के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में। उन कंडीशंस में हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास में अगर कोई भी डी ब्लॉक का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को अगर वो अगर 18 इलेक्ट्रॉन को अगर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, देन वो आइसोलोबल होगा 8 वाले के साथ। और ये 8 वाला किसका होगा, मेन ग्रुप का होगा। किसका होगा, मेन ग्रुप का रहा होगा। दूसरा, अगर ये इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, देन ये किसके साथ में हो जाएगा, 7 वाले के साथ में मैच कर जाएगा। अगर इसके पास में 16 वाला है, देन ये किसके साथ में, 6 वाले के साथ मैच कर जाएगा। 15 है तो आउटर मोस्ट सेल में 5 होंगे, इसके साथ मैच कर जाएगा। और 14 है तो किसके साथ में मैच कर जाएगा, 4 के साथ में मैच कर जाएगा। क्या भला है ये, इसको जरा सीखते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये बात बोल देना बहुत छोटी बात है, जरा बोर्ड पे देखना, मैं आपको एमओटी से समझाता हूं सारी बातें, जरा बोर्ड पे देखना। इस तरफ मैं कार्बन की ऑर्बिटल्स को बना लेता हूं। ये मेरे पास में जी कार्बन था, इस कार्बन के पास में क्या थे, 4sp3 हाइब्रिड लोब्स थी। क्या थी, 4sp3 हाइब्रिड लोब्स थी। इसके साथ में इस तरफ से क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1h, कितने हाइड्रोजन आए, 4 हाइड्रोजन, या वेरी हो सकते हैं, एन मैंने वेरी करवा लिया है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास में इस यहां से 4 हाइड्रोजन आते हैं और यहां पे मेरे पास में 4sp3 ऑर्बिटल है, तो जब मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग के बाद में 4 सिग्मा बनेंगे। बोलो यार, ये CH4 की कंडीशनें होंगी, जब चारों बनेंगे 4 सिग्मा बनेंगे। और ऐसे ही क्या बन जाएंगे, 4 सिग्मा बनेंगे तो 4 क्या बनेंगे, सिग्मा स्टार बनेंगे। तो आपके पास में ऐसी पिक्चर जनरेट होगी जिसमें सारे के सारे BMO भरे होंगे। देखना, दूसरी कंडीशन में क्या होगा जी, कि मान लो कि अगली जो फ्रेगमेंट है वो CH3 है, तो CH3 में क्या होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसका मतलब 3 ने तो क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो 3 क्या बनेंगे, सिग्मा स्टार बनेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक sp3 हाइब्रिड दो एज इट इज बचेगी। बोलो यार, ये CH4 में तो सारे के सारे सिग्मा बन गए, बोलो। और जो CH3 होगा उसमें कैसा बनेगा, सेफ 3 सिग्मा बने, एक रेडिकल बने बचेगा। तो यहाँ पे एक जो sp3 हाइब्रिड लोब थी वो एज इट इज रह जाएगी। फिर से अगली फ्रेगमेंट मैंने चेक की जी, CH2 में क्या होगा जी, 2 तो सिग्मा बन गए, 2 क्या बन जाएंगे, सिग्मा स्टार बन जाएंगे। तो 2 sp3 एज इट इज उतरेंगे। बोलो यार, 2 sp3 एज इट इज उतरेंगे, तो उन केसेस में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो CH2 का जो शेप होगा वो कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। ठीक है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, अगली कंडीशन देखना, बोर्ड पे देखते रहना। अगली कंडीशन में अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मान लो कि अगली फ्रेगमेंट जो है अपने पास में वो CH है, तो इसके पास में एक तो सिग्मा होगा और बचा हुआ एक क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। अब देखो, एक CH अगर एक सिग्मा बना तो एक सिग्मा स्टार बनेगा। बचे हुए जो ऑर्बिटल होंगे sp3, वो सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे sp3 एज इट इज उतर जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल देंगे। यही कंपेयर करने हैं किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ में कि वो आइसोलोबल होगा CH के साथ में, या वो आइसोलोबल होगा CH2 के साथ में, CH3 के साथ में, या CH4 के साथ में। जरा समझना, मैं दूसरी पिक्चर और ड्रॉ करता हूं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, समझना चीजों को, देखना एक बार। ये लीजिए, मैं मेटल के बेस्ड ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास मेटल थी, इस मेटल के पास में क्या होंगे जी, इस मेटल के पास में क्या होंगे, 3 मेरे पास में क्या रहे होंगे, T2G ऑर्बिटल्स रहे होंगे। ध्यान से देखना, आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है तो देखना एक बार, 3 क्या रहे होंगे, T2G रहे होंगे। और इसके पास में 6 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, D2 sp3। बोलो यार, D2 sp3 होंगे। बोलो यार, क्या रहे होंगे, 6 क्या रहे होंगे, D2 sp3 रहे होंगे। ये वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जैसे इसमें ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शंस दिखा रहा था, कुछ इस टाइप से। अब देखो,
जब मान लो कि 6 लिगेंड आ जाएं, क्या आ जाएं, 6 लिगेंड आ जाएंगे, तो 6 लिगेंड क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो 6 सिग्मा बना लेंगे। बोलो यार, ऐसे मान लो कि मैंने 6 सिग्मा दिखा दिए, तो 6 क्या बन जाएंगे, फिर सिग्मा स्टार बन जाएंगे। वो T2G के होंगे, T1U के होंगे, और वो किसके होंगे, A1G के होंगे। ठीक है, मैं सिंपल दिखा रहा हूं। तो उन केसेस में इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, और अगर इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो सारे के सारे T2G बच जाएंगे, और ये सारे के सारे T2G भरे होंगे। अभी तक यही पढ़ते आ रहे कि सारे के सारे T2G बैक बॉन्डिंग के लिए जा रहे थे, बाहर बॉन्डिंग के लिए 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एज इट इज भरे रह जाएंगे। ठीक है, अब देखना, अगर मान लो कि बाहर से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, क्या तो मेटल का 6, बोलो यार, मेटल 6 के साथ में L6 लगे हो, मतलब क्रोमियम 6 L6 CrCO6 टाइप के होंगे, जिनमें सारे के सारे सिग्मा होंगे। बोलो यार, CrCO6 टाइप के, मतलब वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी कोई ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे भी कोई ऑर्बिटल नहीं था। बोलो यार, इसलिए जो अपना CH4 होता है उसकी सिमिट्री किसके साथ मैच कर जाती है, ML6L6 के साथ। ML6 मेटल कौन सा, 6 वाले के साथ मैच कर जाएगी, कोई डिफिशियंसी नहीं है। ये 18 रूल को फॉलो करता है, और ये किसको फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। दूसरा देखना, दूसरा समझना, अगर आपके पास में 5 लिगेंड आ रहे हैं बाहर से, तो उन कंडीशंस में 5 सिग्मा बनेंगे। बोलो यार, कितने सिग्मा बनेंगे, 5 सिग्मा, और 5 क्या बनेंगे, सिग्मा स्टार बनेंगे। बोलो, जितने लिगेंड आएंगे उतने तो सिग्मा बनाएगा, और जितने सिग्मा बनाएगा उतने क्या बनेंगे, सिग्मा स्टार। इसका मतलब T2G के साथ तो अब भी छेड़खानी नहीं हुई है, वो तो एज इट इज बने हुए हैं। ये लीजिए, T2G तो एज इट इज। अब एक बात बताना, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स थे, 5 लिगेंड आए, 5 मेटल क्या आए, मिक्स हुए, तो कितना बचा, एक बचा। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल बच जाएगा, और उस एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो, D7 और लिगेंड कौन सा होना चाहिए, देखो मेटल का क्या होना चाहिए अपने पास में, D7, ऐसे दिखा लेना, D7 का मेटल होना चाहिए, और उसके साथ में 5 लिगेंड रहे हो, तो वो आइसोलोबल होंगे किसके साथ में, CH3 रेडिकल के साथ में। किसके साथ आइसोलोबल होंगे, एक इलेक्ट्रॉन वाले के साथ में आइसोलोबल होंगे। डेफिशिएंसी भी सेम है, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 8 12 होंगे। यहाँ पे अपने पास 5 ही ऑर्बिटल है, तो 5 होंगे तो 10 नीचे होंगे, 6 16 1 17 हुए, तो डेफिशिएंसी कितने की, एक की। ऐसे देखें यहाँ पे आपके पास में 3 सिग्मा थे, बोलो यार 6, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन था 7, तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी, ऑक्टेट से एक की। इसका मतलब CH3 आइसोलोबल होगा D7 मेटल L5 के। ठीक है, अब आगे देखना, अब अगर मान लो कि लिगेंड 4 ही आ रहे हैं उस तरफ से, और जब लिगेंड 4 ही आएंगे तो पक्का कितना सिग्मा बनाएंगे, 4 ही सिग्मा बनाएंगे। बोलो यार, 4 ही सिग्मा बनाएंगे, 4 सिग्मा बनाएंगे, तो ये T2G तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो 4 ही क्या बन जाएंगे, सिग्मा स्टार। अब की बार देखो, 4 लिगेंड क्या है, 4 मेटल क्या है, तो टोटल 8 हो गए, लेकिन थे कितने मेटल के पास, 6 थे, 2 अनयूज्ड बचे, तो दोनों के दोनों उतर जाएंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उन केसेस में कैसा बनेगा, D8 मेटल D8 का होना चाहिए, लिगेंड ML4 टाइप का, वो आइसोलोबल होंगे किसके साथ में, वो आइसोलोबल होंगे CH2 के साथ में। बोलो यार, क्या ये कहानी जमी है आपको। ऐसे ही एक और दिखा ले, जिसमें बाहर से लिगेंड आने वाले 3 हो, अगर 3 लिगेंड होंगे तो उन केसेस में 3 लिगेंड आए तो ये T2G एज इट इज। बोलो यार, T2G तो एज इट इज रहेगा। बोलो यार, T2G एज इट इज, तो सिग्मा स्टार भी कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, सिग्मा स्टार भी 3 ही बनेंगे, तो कितने अनयूज्ड रह जाएंगे, 3, और अनयूज्ड 3, तो यही फ्रंटियर थे। ये फ्रंटियर इसके फ्रंटियर के साथ मैच कर गए, इनके फ्रंटियर के साथ मैच कर गए, इसलिए ये आइसोलोबल होते हैं, इसलिए ये फ्रेगमेंट्स आइसोलोबल होती हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आई, क्या ये कहानी समझ में आई। तो आपको मेटल D8 का ही लेना पड़ेगा। अगर आप मेटल D8 का लोगे तभी वो कैसा होगा, उसके साथ आइसोलोबल होगा। मेटल कोई और ले लिया तो डेफिशिएंसी मैच नहीं करेंगी, और डेफिशिएंसी मैच नहीं करेंगे तो फिर वो आइसोलोबल नहीं होंगे, क्या फिर से बताना है, क्या इतनी कहानी समझ में आई, आप भी बता सकते हो आप। ये मेटल का MOT डायग्राम था ऑक्टाहेड्रल के लिए,
ये CH4 टाइप की स्पीसीज का हेमोडायग्राम था। दोनों को जब मैच किया तो जब CH4 होता है तो कोई फ्रंटियर नहीं बचता है, सारा का सारा अपने पास में ऐसे ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जो मेटल M6 मतलब D6 वाले मेटल के साथ मैच कर जाएंगे, D6 वाले के साथ। बोलो यार, ओके संजीव, सब लोग बोले भाई। अरे भाई हिंदी बोलो यार, मेरे को ये समझ में नहीं आती है भैया, इंग्लिश बोल ले चाहे। सिखा देना, आ जाना एक बार दिल्ली, बैठ के सिखा के जाना फिर। बोलो यार, एकदम दम। ठीक है भैया, ठीक है, चलें आगे। तो ये पिक्चर होती है, ये आइसोलोबल एनालिसिस होती है जो MOT से समझी जाती है। ठीक है, तो CH4 के साथ में, अब देखो, अब तो कहानी ही खत्म हो गई, आपको ये पता चल गया। देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड पे देखना। देखो अगर आपके पास में क्या देते, बोलते कि CH4 किसके आइसोलोबल, तो मेरे को पता चल गया CH4 आइसोलोबल है D6 मेटल L6 के। बोलो कितने एग्जाम्पल बना ले जितना मन करे। CO6 हो गया जी, ये लीजिए D6 की मेटल है जी। इसके अलावा आयरन ले ले, ठीक है, या अपना Mn ले ले, MnCO6 पॉजिटिव, डेफिशिएंसी मैच कर जाएगी, ये लीजिए D6 है। इसके अलावा FeCO6 पॉजिटिव ले लीजिए, ये लीजिए D6। आपको करने की जरूरत ही नहीं है, D6 कॉन्फ़िगरेशन पहचाने और चिपका डाल लें। ठीक है, चिपका डाल लें। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही अगर पूछ ले कि आपका CH3 किसके साथ आइसोलोबल होगा, तो D7Ml5 के आइसोलोबल होगा। अब देखो D7 में कौन आएगा, MnCO6। आप और कोई लिगेंड भी ले सकते हो, MnCO5 आएगा। तो देखो ये हो गया इसका एग्जांपल। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल कौन सा हो सकता है, आयरन का FeCO5 पॉजिटिव हो सकता है, या इससे अगला ले लो कोबाल्ट का COCO5। कोई भी एग्जांपल बना लो जो मन करे। ठीक है, ऐसे ही CH2 के साथ आइसोलोबल कौन होगा, फिर से D8 का Ml4 टाइप का। बोलो यार कौन सा, D8 का Ml4 टाइप का। अब D8 में कौन आएगा, आयरन का कौन आएगा, CO4। बोलो, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हो, इससे अगला कोबाल्ट CO4 पॉजिटिव ले सकते हो। कितने एग्जाम्पल बना लो चाहे। CH के साथ में कौन होगा जी, कौन सा होगा, CH के साथ में D9 का मेटल Ml3 कौन सा होगा, D9 का Ml13। एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ाते जाएं और एक एक लिगेंड हटाते जाएं। फिर से क्या आएगा, D9 में कौन आएगा अपने पास में, कोबाल्ट का CO3। ठीक है, इसके अलावा निकेल का CO3 पॉजिटिव, या इनका नेगेटिव फॉर्म बना लो। ठीक है, आयरन का CO3 नेगेटिव। हो गए बहुत सारे एग्जांपल। बताओ कितने एग्जांपल दूं आइसोलोबल एनालिसिस के, समझ में आ गया। MOT क्लियर तो सब क्लियर, मोटी क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं। आइए, इतने से बात बनती नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए जरा आगे की कहानियां सीखते हैं, और भी मजा आएगा। अब अगली बात करते हैं। देखो ये तो था जी सिंपल, आपने फ्रेगमेंट मेरे को सिखा दी। अब कुछ केसेस कैसे होंगे, देखो आपको क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें डेफिशिएंसी मैच कर जाए, जिसमें डेफिशिएंसी क्या कर जाए भाई, मैच कर जाए, तो उन कंडीशन में फिर आपका सहारा जो बनेगी वो MOT ही बनेगी। कैसे बनेगी, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मेरे पास में एक CH2 पॉजिटिव है और एक मेरे पास में क्या है, एक मेरे पास में CH नेगेटिव है, एक दूसरा क्या है अपने पास में CH नेगेटिव है। एक मिनट रुकना, CH3 पॉजिटिव है और एक मेरे पास में CH2 है। अगर आपसे पेपर में आ जाए कि ये दोनों थे जी मेरे पास में, इन दोनों में से
डी CH2 किसके आइसोलोबल था, अभी देखा था हम लोगों ने, CH2 आइसोलोबल था FeCO4 के। पेपर में आ जाए कि FeCO4 जो होगा वो किसके आइसोलोबल होगा, इसके आइसोलोबल होगा या इसके आइसोलोबल होगा, क्या बोलना चाहोगे अगर दोनों ही एक ऑप्शन में आ जाए? अगर दोनों ही एक ऑप्शन में आ जाए देन आप कैसे बताएंगे कि किसके साथ आइसोलोबल होगा, CH3 पॉजिटिव के साथ या CH2 के साथ? जवाब दें जल्दी से। FeCO4 आ जाए तो किसके आइसोलोबल होगा? यस दीपांकर दास जी बिल्कुल सही जवाब। और बोल लें? सेव, आई थिंक यू गॉट। सेव चेक करेंगे, डेफिशिएंसी तो मैच कर गई, बोलो यार। 8 + 8 कितना हो गया जी? 16। 18 - 16 कितना? डेफिशिएंसी तो जी 2 की हो गई। चलो डेफिशिएंसी उसमें 2 की आई, इसमें देखा मैंने, इसमें 4, हाइड्रोजन 3, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे तो डेफिशिएंट वैल्यू कितनी आएगी? 7 - 1 6 आ जाएगी। और जब ऑक्टेट से देखूंगा तो 2 की डेफिशिएंसी आई। जब मैंने इसमें भी देखा तो इसमें कितनी आई? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 6। डेफिशिएंसी कितने की आई? 2। अगर सारे ही कैसे दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के? आइसोलोबल, लेकिन परफेक्टली आइसोलोबल कौन सा है? बात वहां जाएगी जब ऐसे आ जाए कि चार्ज्ड वाली और अनचार्ज्ड वाली अगर ऐसा कुछ अगर मैच कर जाए तो उन केसेस में फिर आपको MOT का सहारा लेना पड़ेगा और MOT के बेसिस पे बोलना पड़ेगा कि जो CH2 का था जो मेरा CH2 वाला था वो परफेक्टली मैच हो रहा है किसके साथ में? FeCO4 के साथ में, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थे उनकी सिमेट्री के साथ मैच कर गया है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो करेक्ट आंसर आएगा वो अपना CH2 आएगा, ना कि CH3 पॉजिटिव। तो ये बेस्ट आंसर होगा, ये बेस्ट होगा। अगर ये गिवन नहीं है तो ये काम चलाऊ होगा। बोलो यार क्या होगा? काम चलाऊ होगा, इस बात को याद रखना, ये पक्का ही काम चला देगा। क्या कहानी समझ में आई? अगर CH2 गिवन ना हो देन मार्क करेंगे किसको? CH3 पॉजिटिव को। फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के बेस पे बोलो यार। चलूं क्या आगे? बहुत लेट बोलते हो भाई, जल्दी बोला करो, आप नेट वाले हो यार, बड़े हो यार। सेव चेक कर लेंगे, बिल्कुल सही जवाब था सब लोगों का, सेव चेक करेंगे। फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाँ एक ही फ्रंटियर था वहां पे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, सिमेट्री मैच नहीं करेगी वहां पे, तो उस केस में आपको MOT से परफेक्ट आंसर मिलेंगे। अब आइए सीखते हैं, देख रहा कमाल की चीज एक और सिखाता हूं आपको। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मैं आपसे पूछता हूं मोलिकुलर, ध्यान से सुनना, अगला अपना मोलिकुलर एनालॉजी, आइसोलोबल एनालॉजी की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला कंपाउंड पेपर में आ जाए और दूसरा कंपाउंड आ जाए डबल बॉन्ड Fe, इसके ऊपर CO 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 और यहाँ पे CO और यहाँ पे C, क्या ये दोनों आइसोलोबल होंगे? क्या ये दोनों आइसोलोबल होंगे? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो देखो उन केसेस में आप क्या करेंगे? फ्रेगमेंट में तोड़ डालें इसे। देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बीच से तोड़ता हूं, इस डबल बॉन्ड को, और इस वाले को भी अगर मैं बीच से तोड़ देता हूं, तो उस केस में आप क्या चेक करेंगे जी? ये तो CH2 था, ये तो परफेक्टली CH2 के साथ मैच ही कर गया, तो इसमें तो आइसोलोबल के ये तो है ही एक। ठीक है, तो ये तो एक जैसे हो गए। अब मैंने दूसरी फ्रेगमेंट, दूसरे पार्ट को देखना स्टार्ट किया,
इस तरफ से क्या आया जी, CH2 आया। होमोलिटिकली तोड़ना ऑलवेज, अगर मैंने इसको होमोलिटिकली तोड़ा तो यहाँ पे CH2 आया जी, और जब मैंने इसको होमोलिटिकली तोड़ा तो FeCO4 आया जी। अब बताओ ये कैसा, ये CH2 तो अभी अभी पढ़ा था, ये CH2 तो इसी के आइसोलोबल था, अभी अभी तो देखा है, देखो पीछे ही देखा है, CH2 आइसोलोबल था किसके, FeCO4 के। इसका मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड इस कंपाउंड के कैसा होगा, आइसोलोबल। बोलो यार, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोलोबल हो जाएंगे। क्या कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छा होगा दीपांकर जी, भला करें लोगों का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोलोबल। ठीक है, तो इतना पार्ट डिफरेंट था, उनको कंपेयर कर डालें, अगर वो एक दूसरे के आइसोलोबल आ जाए तो फ्रेगमेंट भी आइसोलोबल हो जाएंगे। क्या कहानी समझ में आई? ये मोलिकुलर हम लोग क्या चेक करते हैं, आइसोलोबल एनालिसिस चेक करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पार्ट दिखाई दे उसी को कंपेयर कर डालना, उसी को कंपेयर कर डालना। ठीक है, समझ गए? बोथ आर आइसोलोबल लिख लेना, ये दोनों ही कंपाउंड आइसोलोबल है। अगला क्वेश्चन देखना, देखना जरा बोर्ड पे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगला है आपके पास में C6B6H6 है, और इसके ऊपर मैंने 2 नेगेटिव लगा दिया है। दूसरा मेरे पास में क्या है, B5H5 2 नेगेटिव लगा दिया है, और एक मेरे पास में रोडियम 6 CO16 है। क्या ये आइसोलोबल हैं एक दूसरे के या आइसोलोबल नहीं है? आप बता दें जल्दी से। देखो, आप इनकी आइसोलोबल है या नहीं है क्या बोलना चाहेंगे? तो देखो मैं क्या चेक करूंगा, इनमें डेफिशिएंसी चेक करने जाऊंगा। तो देखो यहां पे जब आपके पास में कंपाउंड आ जाते हैं तो उनके केस में आप 18 वाली डेफिशिएंसी लगा ही नहीं सकते हैं। इनके केस में फिर आपको फ्रेमवर्क वाली डेफिशिएंसी या फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें, B6H6 BnHn 2 नेगेटिव, क्लोजो है जी, क्लोजो है जी। अगला देखे B5H5 2 नेगेटिव, कैसा है जी, क्लोजो है जी, क्लोजो है जी। अगला चेक करें, RH6CO16 का शेप निकालना, क्लोजो है जी, क्लोजो है जी। तो सबसे पहले तो शेप चेक करना, क्या शेप दोनों का सेम है? अगर शेप मैच कर जाए देन आप जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन है उनको चेक कर डालना। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास है B6H6 2 नेगेटिव में जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन आएंगे वो मैंने निकालने सिखाए थे क्लोजो के लिए, वो 2n+2 के इक्वल होंगे। बोलो यार किसके इक्वल होंगे, 2n+2 के इक्वल होंगे। ऐसा ही था क्या? ऐसा ही तो था, 2n+2 के इक्वल आए थे। तो कितने आ जाएंगे, 2 इंटू कितनी यूनिट है, 6 यूनिट, 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये क्लोजो के लिए ही होते थे, याद करो क्लोजो के लिए फ्रेमवर्क यही होते थे। तो 2 इंटू 6 प्लस 2 कितना हो गया अपने पास में, 14 हो गया। अब इसका निकाल के देखना, ये भी क्लोजो है तो इसके लिए कितने आएंगे, 2n+2। n की वैल्यू अब की बार बोरोन कितने, 5, तो वैल्यू कितनी, 2 इंटू 5+2 कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अगला चेक करें, इसके जब फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालोगे तो 86 आएगा, कितना आएगा, 86 आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, जब आप 86 में से 12n माइनस कर देंगे तो यही तो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन थे, यही तो क्या थे, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन थे। तो 86 माइनस 12 इंटू 6, बोलो ना यार कितना आ जाएगा, 72 माइनस 14। बोलो यार, देखो शेप तो सबका क्लोजो था लेकिन फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन यहां मैच करे, यहां मैच नहीं कर पाए, यहां मैच नहीं कर पाए, तो ये आइसोलोबल नहीं होंगे, ये आइसोलोबल नहीं होंगे, और ये वाले भर भर के आइसोलोबल होंगे। बोलो यार, ठीक है। तो शेप के साथ में अगर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन भी मैच कर जाएं तो उन केसेस में वो पेयर भी कैसे होंगे, आइसोलोबल। बोलो यार, कमाल की बात बता दी है, बच्चों वाली तो मैंने एक भी बताई ही नहीं है कि उसके साथ 2 का मैच कर गया, उसके साथ 3 का मैच कर गया, हो गया, वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो मैं लिख दूंगा एक बार लास्ट लाइन, ये आइसोलोबल एनालॉजी थी।
ओके, यू गॉट। चलो धन्यवाद। सब लोग बोल रहे हैं भाई, सब लोग ही बोल डाले बस। क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता जी, बस जो जो मैं बता रहा हूँ उतना उतना कर देना बस। आइए आगे थोड़ा सा और आगे शिफ्ट होते हैं। ऐतिहासिक एग्जाम्पल और कोई भी बना लो यार अपने हिसाब से, कोई भी ले ली, कोई भी नीडो वाले का नीडो वाले के साथ मैच करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है वो। ठीक है, मैच करवाते रहे बुक में, और एग्जाम्पल वहाँ पे मिल जाएंगे आपको असाइनमेंट वगैरह में, उनसे चेक कर लेना। ठीक है, करना एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं तो अगला है जो अपना, वो मैं आपको छोटी सिंपल वाली बातों पे आ जाता हूं। देखो वही पुरानी फर्जी बातें। FeCO4 किसके साथ आइसोलोबल होगा? तो देखो 8 प्लस 2 इंटू 4 कितना 16 आ गया जी। अब ये आइसोलोबल होगा जिसकी डेफिशिएंसी 2 होगी। बोलो यार, मतलब 16 वाला कितना डेफिशिएंसी रख रहा है? डेफिशिएंसी आ गई है इसमें 2 की। अगर 2 की है तो ऑक्सीजन ऑक्टेट से 2 रखेगा, 2 की डेफिशिएंसी रखेगा। और आगे बढ़े, ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हो? NH लिख सकते हो जी, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 5 प्लस N का 1 इलेक्ट्रॉन, H का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी इसका आइसोलोबल हो गया। और देखें, अब देखो नाइट्रोजन को क्या लिख सकते हैं? CH लिख सकते हैं। CH प्लस H कितना हो जाएगा? CH2। इसका मतलब 4 प्लस 2 इंटू 1, ये भी आइसोलोबल होगा जी। इससे पीछे चले तो बोरोन आएगा। देखो C को क्या लिख सकते हैं? BH, 2H पहले से थे तो टोटल क्या बन गया? BH3। तो 3 प्लस कितना बन गया? 3, टोटल कितना हो गया जी? 6। ठीक है, बस होने वाली है खत्म। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये अपने पास में क्या था, पूरा रोल। ये ऐसे सीरीज आपको देखनी है, डेफिशिएंसी मैच कर जाएं, वो सारे के सारे फ्रेगमेंट क्या होंगे? आइसोलोबल होंगे जी। वो सारी के सारी कैसी होंगी? आइसोलोबल होंगे। आई थिंक यू गॉट। ठीक है, अगर आप ऐसा समझ गए हैं तो आप मेरे को एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन करके जवाब दे दीजिए। देन हम लोग आइसोनोबल एनालिसिस को छोड़ के अगली क्लास में जेंटल आयन के साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनका जल्दी से आप सेव बता देंगे और मैं आपको टाटा बाय बाय बोल दूंगा। सेव बताएंगे भाई, सब लोग बताएंगे, कोई सब लोग सेव बताएंगे। जल्दी जल्दी सेव बता देंगे। क्लोज ऑफ फर्स्ट। ओके, सब लोग इन क्वेश्चंस का जवाब दें, देन यू कैन गो। अरेक्नो सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब। सब लोग बोले भाई हाँ क्लोज हो। ठीक है, ठीक है संजीव।
देखें, जब आपको कभी भी इनका शेप डिफाइन करना पड़ जाए तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखना, आप इस सी को क्या करेंगे, बोरोन से चेंज कर ले, क्योंकि बोरोन वाला अपने पास में है। तो सी को आप क्या लिख सकते हो, सी एच लिखते हो जी, ठीक है। सी एच का होल ट्वाइस हो जाएगा। बोरोन कितने थे, 10 थे। हाइड्रोजन कितने थे, 12 थे। तो टोटल कितना बन जाएगा आपके पास में, बी एच लिख सकते हैं सी को। तो यहां से कितना बन जाएंगे बोरोन, देखो बी 2 + 10 12 बन जाएंगे, बोलो यार। फिर से हाइड्रोजन 2 + 12 14 बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा B12 H12 2 नेगेटिव, बोलो कैसा, क्लोजो। H को किसकी फॉर्म में हटा देना है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। सिंपली ऐसे इसमें भी कर लेंगे। अब देखो, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी कार्बन फैमिली का एलिमेंट आ जाए तो कार्बन फैमिली के BH से ये रिप्लेस होंगे, और अगर कोई भी नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन आ जाए तो उनको किससे रिप्लेस करना है, BH2 से रिप्लेस करना है। और अगर कौन ऑक्सीजन वाला आ जाए तो BH3 से रिप्लेस कर देंगे, और अगर हेलोजन आ जाए तो BH4 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है जी, कि जो कार्बन को अगर मैं ना छेड़ता तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, B10H12। तो B10 अगर मैं कार्बन को हटा भी देता तो भी क्या बनता है, B10H12 2 नेगेटिव, तो भी कैसा होता है, क्लोजो। मतलब कार्बन फैमिली के एलिमेंट को तो काटा ही मार दें, उसके अलावा जो बचा हुआ उसी को चेक कर ले। तो B6H12 में क्या बनेगा, B6H6, कितने H हटाने, 6, तो 6 नेगेटिव में कैसा आएगा, अरेकनो। बोलो यार, बोलो, अरेकनो, थर्ड क्लोजो के। ठीक है, समझ गए होगे शायद मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे देखो, ऊपर वाले को चेंज कर लो, कार्बन को कैसे रखेंगे, BH रख देंगे, वरना काटा मार दे, हटा दे, कोई जरूरत नहीं है। B9H10, इसके अलावा क्योंकि जितने कार्बन बढ़ेंगे उतने ही तो क्या बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बढ़ेंगे। तो कार्बन को बढ़ाने की, कार्बन को काउंट करने की जरूरत ही नहीं है उसकी फैमिली वालों को, ठीक है। ऐसे ही यहां से आर्सेनिक किसके इक्वल होगा, आर्सेनिक किसके फैमिली में आता है, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन वाले को किससे रिप्लेस करना है, BH2 से। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, BH2 से। अब देखो, ये वाला पार्ट देखे, ये तो मेटल वाला पार्ट आ गया। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना होता है, 9, 9 + 5 कितना आ गया, 14। इसका मतलब 14 वाला आइसोलोबल होता है किसके, 4 के। और 4 क्या होता है, कार्बन, और कार्बन क्या होता है, BH। कार्बन क्या होता है, BH। तो इसको किससे रिप्लेस कर लेंगे, BH से। बोलो यार, 14 वाला आइसोलोबल होगा किसके, कार्बन के, और कार्बन किसके इक्वल होता है, BH के। तो टोटल कितना बना, 1 + 9 10 11 और 12, B12 बन गया। हाइड्रोजन चेक करें, 1 10 11 2 13 और 1 14, मतलब H14। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो 2 नेगेटिव आएगा, और 2 नेगेटिव का मतलब क्लोजो। बोलो यार, कैसा शेप आ जाएगा, क्लोजो। बोलो कितने लोगों का क्लोजो आया, सब लोग जवाब दे भाई, ऐसे ना बैठे। मजा आया, नहीं आया, रिप्लेस करना है। मेटल वाले पार्ट को कंप्लीटली रिप्लेस कर दें किससे, BH यूनिट से या BHN से, ठीक है। देखो B7H7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन देखें, आयरन का काउंट कितना होता है जी, 8। कितने कितने CO है जी, 3। तो 8 + 6 कितना हो गया, 14। 14 का मतलब क्या, कार्बन, कार्बन का मतलब क्या, BH। तो यहां से क्या बोलेंगे, B7H7, ये तो कार्बन ही था, और कार्बन की कितनी यूनिट, 2 यूनिट। तो BH का क्या, होल ट्वाइस, और होल ट्वाइस का मतलब कितने हो जाएंगे, B9H9 क्लोजो। बोलो, सॉरी क्लोजो कह रहा हूं, हाइपर क्लोजो। बोलो यार, 0 चार्ज है तो कैसा आएगा, हाइपर क्लोजो। शायद आपने कुछ एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखा होगा। काहे का नीडो, कहां से नीडो निकाल दिया सूर्यांश, किसका नीडो निकाल दिया, कौन सा नीडो निकाल दिया, सूर्यांश कश्यप जी, कौन सा नीडो निकाल दिया। प्रोबेबली तो कुछ होता ही नहीं है दास जी, डेफिनेट होती है हर चीजें, सोचो। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कहानियां समाप्त करते हैं यहीं पे।
ओके ममता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सारे जवाब सही दिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, नेम डिक्शन में मिलेंगे अब।